नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे और सागर से मिल रही है बड़ी खबर। घर के पास बने छोटे तालाब में 2 बच्चे डूबे। दोनों बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और दोनों रिश्ते में भाई हैं। नहाते नहाते अचानक गहराई में पहुंच गए थे दोनों बच्चे, जिनकी उम्र 10 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। राहतगढ़ के ग्राम चेहरा टेहरी की यह घटना बताई जा रही है। मामले में लापरवाही बरतने पर हल्का पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम ने पटवारी को निलंबित किया है और मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना न देने और मौके पर न पहुंचने पर कार्रवाई की जा रही है। तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना न देने पर और मौके पर न पहुंचने पर यह कार्रवाई हल्का पटवारी पर की गई। बड़ी खबर सागर से बता दें, घर के पास बने छोटे तालाब में 2 बच्चे डूबे। दोनों बच्चे एक ही परिवार के रिश्ते में भाई बताए जा रहे हैं और नहाते नहाते अचानक गहराई में ये बच्चे पहुंचे थे, जिनकी उम्र महज 10 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। राहतगढ़ के ग्राम चेहरा टेहरी की यह घटना है। तो वहीं मामले में लापरवाही बरतने पर हल्का पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। इधर एसडीएम ने पटवारी को निलंबित करते हुए मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना न देने और मौके पर न पहुंचने पर यह कार्रवाई की गई है। तो घर के पास बने छोटे तालाब में 2 बच्चे डूबे और इस हादसे में इन दोनों ही बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। दोनों बच्चे आपस में भाई थे, जिनकी मौत हो गई और आपको बता दें इस मामले में कार्रवाई भी की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता परशुराम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परशुराम, एक बड़ा हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा जिसमें 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी और अब मामले में कार्रवाई भी की गई है। जी रितु, बिल्कुल बता दें कि ये जो राहतगढ़ थाने के ग्राम चेहरा टेहरी की घटना है। बच्चे घर के ही पास में बने छोटे तालाब में नहा रहे थे। अधिक गहराई होने के कारण वो अधिक गहराई में पहुंच जाते हैं, जहां वो डूब जाते हैं। मामले की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस ने शवों को तालाब से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा है। वहीं मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जो हल्का पटवारी है उनके लिए निलंबित किया जा चुका है, क्योंकि उन्होंने जो है लापरवाही बरती है मामले में। वो मौके पर नहीं पहुंचे थे, साथ ही उन्होंने पूरे घटनाक्रम की वरिष्ठ अधिकारी को सूचना नहीं दी थी। मामले में एसडीएम ने पटवारी को निलंबित कर दिया है। जी बिल्कुल, पटवारी पर कार्रवाई की गई है। परशुराम, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई मौके पर अधिकारियों के ना पहुंचने से, और इसके साथ ही आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी गई, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। ये देखिए तस्वीरें, ये दोनों भाई आपस में, ये दोनों भाई बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो गई। तालाब में डूबने से यह हादसा हुआ, 2 बच्चों की डूबने से मौत हुई। तस्वीरें आप देखिए मौके की। देखिए परिवार में मातम पसरा हुआ है। तो वहीं कार्रवाई की बात जो कही जा रही थी, कार्रवाई भी की गई है। हल्का पटवारी को निलंबित कर दिया गया है मौके पर नहीं पहुंचने पर, और इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की सूचना न देने पर यह कार्रवाई की गई है। घर के पास बने तालाब में ही ये दोनों बच्चे नहा रहे थे और अचानक नहाते नहाते ये बच्चे गहराई में उतर गए, जहां ये हादसे का शिकार हुए। 2 महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत देखिए अब मंत्री बना दिए गए हैं। रामनिवास रावत ने आज मंत्री पद की शपथ ले ली और मोहन कैबिनेट का विस्तार हो गया। तो अब कैसा रहा रामनिवास रावत का सियासी सफर, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है। 68 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक रामनिवास रावत ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ली है। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्री शामिल हुए। मोहन मंत्रिमंडल में अब कुल मंत्रियों की संख्या 31 हो गई है। मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं और ऐसे में 3 पद अभी भी खाली हैं। मंत्री बनने के बाद अब रावत विधायक पद से विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप सकते हैं और इसके बाद उनकी विधानसभा सीट विजयपुर पर दोबारा चुनाव होगा। कैबिनेट मंत्री बने रामनिवास रावत को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कैबिनेट में शामिल होने की बधाई दी। तो वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने रामनिवास रावत को बधाई दी और कहा कि एक अनुभवी नेता मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान देगा। हमारे वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत जी ने आज शपथ ली है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं समझ सकता हूं कि पूरे प्रदेश को, खास करके हमारे चंबल अंचल में उनकी अपनी गहरी पकड़ भी है और वो क्षेत्र ऐसा आता जहाँ विकास की बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी भावना के अनुसार लगातार अच्छे से अच्छा काम करेगी और प्रदेश की सेवा करेगी। माननीय रामनिवास रावत जी ने मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। एक अनुभवी नेता
मध्य प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी करेंगे। उनको मेरी शुभकामनाएं। 3 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। 8 दिन बाद 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद पर डॉक्टर मोहन यादव और 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा का चयन किया गया। इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने शपथ ली। 12 दिन बाद 25 दिसंबर को पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और 18 विधायकों को कैबिनेट और 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। मंत्रिमंडल विस्तार के 5 दिन बाद 30 दिसंबर को मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी किया गया था। अब रामनिवास रावत को मिलाकर मंत्रिमंडल में राज्य मंत्रियों की संख्या 11 हो गई है। कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत श्योपुर के विजयपुर से 6वीं बार विधायक, चंबल क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता। 2019 में मुरैना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे। 30 अप्रैल 2024 को बीजेपी में शामिल हुए। श्योपुर की विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक रामनिवास रावत ने 30 अप्रैल 2024 को कांग्रेस छोड़ी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बीजेपी ज्वाइनिंग टोली के मुखिया नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में श्योपुर के एक चुनावी कार्यक्रम में बीजेपी की सदस्यता ली थी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का जब पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, तब राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी, जिसके बाद मोहन मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या आज 31 हो गई है। तो वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन अभी उनके पोर्टफोलियो को लेकर पेच फंसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इधर उमरिया में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। उमरिया के प्राथमिक स्कूल में जर्जर हालत में चल रहे स्कूल की खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला परियोजना समन्वयक ने स्कूल पर कार्रवाई की बात कही और बच्चों को वहां से माध्यमिक स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। क्या था ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। विस्तार न्यूज की खबर का असर। प्रदेश भर में बहुत से ऐसे प्राथमिक स्कूल हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है और जैसे ही बारिश आती है इन स्कूलों की पोल खुल जाती है। स्कूल जर्जर है, छत धराशायी हो चुकी है, दीवारों में दरार है, स्कूल में शौचालय नहीं। और विस्तार न्यूज लगातार ऐसे स्कूल और सिस्टम के फेल होने वाली खबर आपको दिखाता है। मध्य प्रदेश के उमरिया में मुदारिया पंचायत के कुपुर्द में 2006 की बनी प्राथमिक शाला की हालत भी कुछ ऐसी है। जर्जर भवन में चल रहे स्कूल की छत बारिश में धराशायी हो चुकी थी। बच्चे स्कूल आने से डर रहे थे और ऐसी ही हालत में स्कूल का संचालन किया जा रहा था। कक्षा 1 से 5 तक 41 छात्रों के अध्ययनरत पाठशाला में दहशत का माहौल होने से बच्चे शाला में नहीं आ रहे थे। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। विस्तार न्यूज की खबर का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। पाली विकास खंड के कुमुर्दू विद्यालय में जहां पर जर्जर अवस्था में संडे के दिन छत गिर गई थी, उसके बाद हमने यहां पर ग्राउंड रिकॉर्डिंग करी थी, जिसमें यह दिखाया गया था कि जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर की बिल्डिंग भी जर्जर अवस्था में है, जो कि कभी भी गिर सकती है। उस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। प्रमुखता से दिखाने के बाद अधिकारियों से भी इस बात से अवगत कराया था। उसके बाद शासन प्रशासन हरकत में आया और यहाँ का आदेश निकालकर इस स्कूल को मिडिल स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। स्कूल की शिक्षक प्रभा द्विवेदी ने कहा कि स्कूल की स्थिति बारिश में बद से बदतर हो जाती है और बच्चों को ऐसी ही हालत में पढ़ना पड़ता है। शिक्षक के साथ साथ बीआरसीसी संतोष शिवहरे ने विस्तार न्यूज की तारीफ की और कहा कि बच्चों को माध्यमिक स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय कुमुर्दू एक तो भवन गिर गया है, दूसरा क्षतिग्रस्त है, जिसमें बच्चों को बैठाना कठिन था। पानी, बरसात के मौसम में पानी गिर रहा था, जिससे पूरे बैग गीले हो जाते थे। बच्चों को बैठने की जगह नहीं रहती थी, शिक्षक के बैठने की जगह नहीं रहती थी। इसके बाद जब एसी सर हमारे आए तो उन्होंने देखा, जब तो बोले कि नहीं, यहाँ भवन नहीं लगाना है, यहाँ विद्यालय नहीं लगाना है, ये भवन जर्जर है, कभी भी गिर सकता है। आदेश किया कि ये विद्यालय माध्यमिक शाला कुमुर्दू में स्थानांतरित किया जाए। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाई थी कुमुर्दू विद्यालय का, जो भवन ज़मीन पर गिर गया था और जहां लग रहा था विद्यालय वहां भी जर्जर स्थिति में थी। तो अधिकारियों ने हम रिपोर्ट के आधार पर ध्यान दिए और भवन को माध्यमिक विद्यालय कुमुर्दू में शिफ्ट कर दिया गया है। बच्चे वहीं बैठ रहे हैं।
इस मामले पर बात करने के लिए हमारी टीम जिला परियोजना समन्वयक के पास पहुंची और उन्होंने विस्तार न्यूज को श्रेय दिया और कहा, विस्तार न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने मुझे निर्देश दिए, जिसके बाद स्कूल का दौरा किया गया और अब स्कूल को डिसमेंटल करने का काम किया जाएगा। आपके विस्तार न्यूज़ ने जो कुमुर्दू के प्राथमिक शाला की न्यूज़ चलाई थी, उसके बाद कलेक्टर महोदय ने भी मुझे निर्देशित किया था, उसका भ्रमण किया गया, आकलन किया गया, क्योंकि पहले से भी हमारे आकलन में था और पीडब्ल्यूडी ने उसको सर्टिफिकेट भी दिया है, उसे डिसमेंटल करने की कार्रवाई की जानी है। पर अचानक आकस्मिक रूप से वो संडे को वो बिल्डिंग जो गिर गई थी, उसके बाद उन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहीं निर्मित माध्यमिक शाला है हमारी, यहाँ बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है और उसके डिसमेंटल के लिए पंचायत को लिखा जा रहा है। विस्तार न्यूज की खबर दिखाने के बाद पूरा प्रशासन अलर्ट पर आ गया है और अब बच्चों को कुपर्द माध्यमिक स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। विस्तार न्यूज के लिए चंदन श्रीवास की रिपोर्ट। और चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मॉस्को में वैनुकुआटू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत पीएम मोदी का किया गया है। 5 साल बाद रूस पहुंचे हैं पीएम मोदी और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो रूस के मॉस्को से ये सीधी लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें, एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत पीएम मोदी का किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल बाद रूस पहुंचे हैं और रूस के मॉस्को में वैनुकुआटू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान बता दें, रूसी सेना ने भारतीय राष्ट्रगान की धुन भी बजाई। मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं और आज पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर भी करेंगे। ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा कर रहे हैं और इससे पहले वे 2019 में रूस गए थे। मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात 2022 में उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में एससीओ समिट के दौरान हुई थी। पुतिन 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। ये 3 तस्वीरें देखिए और रूस के दौरे की 3 तस्वीरें सीधी लाइव आप देख रहे हैं जब एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी। उसके बाद आप दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरह से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जोरदार स्वागत रूस के मॉस्को में पीएम मोदी का किया गया। तो आप इन तस्वीरों को देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए कि किस तरह से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन आज मॉस्को में किया गया है। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, पीएम मोदी को जोरदार स्वागत किया गया और इसके साथ आपको बता दें एक प्राइवेट डिनर में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। तो ये 5 साल बाद मौका आया है जब पीएम मोदी रूस पहुंचे हैं। तो मॉस्को में वैनुकुआटू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत पीएम मोदी का किया गया है। पहली तस्वीर आप देखिए जब पीएम मोदी मॉस्को पहुंचे और उसके बाद किस तरह से पीएम का स्वागत किया गया। रूसी सेना ने भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाई और मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो ये 22वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे और आज पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस के दौरे पर हैं। इससे पहले साल 2019 में पीएम मोदी पहुंचे थे रूस और ये देखिए 3 तस्वीरें लोगों के बीच पीएम मोदी पहुंचे और जब रूसी लोगों के बीच पहुंचे, रूस के लोगों के बीच पहुंचे, कुछ भारतीय लोग भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जिन्होंने पीएम मोदी का अलग अलग अंदाज में जोरदार स्वागत किया। तो जोरदार स्वागत पीएम मोदी का किया गया इन 3 तस्वीरों के जरिए। आप देखिए 2019 के बाद ठीक 5 साल बाद पीएम मोदी अब रूस पहुंचे हैं और आखिरी मुलाकात की अगर बात करें तो पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात साल 2022 में हुई थी जब उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में एससीओ समिट रखी गई थी और इसी समिट में पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी। 2023 में भारत में G20 सम्मेलन भी हुआ लेकिन पुतिन इस सम्मेलन में नहीं पहुंचे और अब 2024 में पीएम मोदी रूस पहुंचे हैं। तो 5 साल बाद ये मौका है जब पीएम मोदी रूस पहुंचे हैं। 3 तस्वीर देखिए, सीधी लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए कार्यक्रम कई तरह के आयोजित किए गए हैं और भारत रूस का ये वार्षिक सम्मेलन है जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। तो 5 साल बाद रूस पहुंच गए हैं पीएम मोदी। साल 2019 में रूस के दौरे पर गए थे पीएम मोदी।
उसके बाद आपको बता दें कि आज जब पीएम मोदी मॉस्को पहुंचे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। रूसी सेना ने भारतीय राष्ट्रगान की धुन भी बजाई और 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंचे हैं। आज पुतिन के साथ एक प्राइवेट डिनर भी करने वाले हैं पीएम, और पहली बार ये मौका है जब पीएम मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा कर रहे हैं। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे और इसके साथ ही तस्वीरें ये भी आपने देखी कि किस तरह से पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर हो रही जमकर आलोचना के बीच शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना, वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान नहीं है। यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं जाया जा सकता। संसद के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद हिंदू संगठन सहित बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर हो रही जमकर आलोचना के बीच शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कांग्रेस सांसद के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना। वे साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान नहीं है। वहीं इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे राहुल गांधी के पक्ष में अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और कहा कि राहुल गांधी कभी भी हिंदू धर्म के विपरीत बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी के आधे वक्तव्य को फैलाना अपराध है, ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौआ कान ले गया, तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब हम कौए के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया था। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपत्ति जताते हुए कहा था कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर है। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इसका ठेका बीजेपी ने नहीं ले रखा है। एक तरफ बीजेपी समेत हिंदू संगठन जहां राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अब शंकराचार्य के समर्थन के बाद कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। अब देखना होगा कि सियासत आगे क्या रंग दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इधर जम्मू कश्मीर में माहौल गरमाया हुआ है। कठुआ में बिलावर तहसील में आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला कर दिया, जिसके बाद सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कल ही कुलगाम के 2 अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकी मारे गए थे और साल की शुरुआत से ही आतंकियों और सेना के जवानों के बीच ये रस्साकशी जारी है। कठुआ में क्या हुआ और साल की शुरुआत से ही आतंकी घटनाएं लगातार जारी हैं। जम्मू कश्मीर में माहौल गर्म है। आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच रस्साकशी जारी है। बीते रविवार को कुलगाम में सेना के जवानों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकियों को ढेर कर दिया था, जिसके बाद सोमवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की बिलावर तहसील में आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला कर दिया। ये पूरी घटना लोही मल्हार ब्लॉक के मछेड़ी इलाके के बडनोटा गाँव की है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सेना ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मछेड़ी में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। अब ये पूरी घटना हुई कैसे, एक बार ये भी समझ लीजिए। कठुआ में आतंकी हमला। पुलिस और सुरक्षा बल मछेड़ी में तलाशी ले रहे थे।
ये इलाका भारतीय सेना के 9 कोर में आता है। तलाशी के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी की। सेना ने जवाबी कार्रवाई की। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस साल की शुरुआत से ही आतंकी संगठन लगातार एक्टिव है और जनवरी के महीने से ही इन आतंकियों ने भारतीय सेना को निशाना बनाया हुआ है। एक बार जनवरी से अब तक की टाइमलाइन पर भी नजर डाल लीजिए। आतंक की टाइमलाइन। तारीख 21 दिसंबर, जगह सुरनकोट। घटना सेना के काफिले पर हमला, 5 जवान शहीद और 4 आतंकियों की मौत। तारीख 12 जनवरी, जगह पुंछ। घटना सेना के वाहन पर फायरिंग, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। तारीख 9 जून, जगह रियासी, जम्मू। घटना शिवखोड़ी जा रही बस पर आतंकी हमला, 9 श्रद्धालुओं की मौत, 41 लोग घायल। तारीख 11 जून, जगह कठुआ, जम्मू। घटना सैदा सोहल गांव में 2 आतंकियों ने किया हमला, दोनों आतंकी 12 जून को मुठभेड़ में मारे गए। तारीख 11 जून, जगह डोडा, जम्मू। घटना भद्रवाहा पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग, 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल। तारीख 17 जून, जगह बांदीपुरा। घटना लेफ्टिनेंट कमांडर उमर अकबर लोन उर्फ जाफर ढेर। तारीख 19 जून, जगह बारामूला। घटना बारामूला के हादीपुरा में 2 आतंकी मारे गए। तारीख 22 जून, जगह उरी। घटना सेना के कैंप में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकी मारे गए। तारीख 26 जून, जगह डोडा। घटना सेना ने 3 आतंकियों का खात्मा किया। सेना लगातार आतंकियों पर नकेल कस रही है, लेकिन ये आतंकवादी भी अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे। अब देखना होगा कि कठुआ में जारी इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल कितनी जल्द इन आतंकियों को मार गिराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के रीवा का आम दिल्ली में खास होने जा रहा है। रीवा के पूरी दुनिया में मशहूर सुंदरचा आम दिल्ली की प्रदर्शनी में अपने स्वाद का जलवा बिखेरेंगे और यही वजह है कि इस विशेष आम की सभी जगह खूब चर्चा भी हो रही है। इसी पर ये खास रिपोर्ट देखिए। रीवा का ये आम दिल्ली में धूम मचाने के लिए जा रहा है। रीवा में होने वाले इस आम के स्वाद की खूब शोहरत है। अब दिल्ली में 15 और 16 जुलाई को फ्रूट फेस्टिवल में सुंदरजा अपना जलवा बिखेरेगा। जीआई टैग वाले आम की वैरायटी को इस फ्रूट फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्योता दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश का सुंदरजा आम भी शामिल है। इस फेस्टिवल में महाराष्ट्र के अल्फांसो, बेंगलुरु के तोतापरी और लखनऊ के दशहरी आम को भी आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश के आम की खुशबू अब दिल्ली में भी महकेगी। हमारे हाथ में जीआई टैग सुंदरजा आम देख रहे हैं, जो मध्य प्रदेश और रीवा की पहचान है। दिल्ली में होने वाले फूड फेस्टिवल में रीवा के सुंदरजा आम को शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि इस फूड फेस्टिवल में देश और विदेश के आम शामिल होंगे, जिसमें बेंगलोर का तोताफली, तो महाराष्ट्र का अल्फांसो और दशहरी आम लखनऊ का शामिल होगा। और यह फूड फेस्टिवल बेहद खास होने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश और रीवा की पहचान बन चुका सुंदरजा आम, जिसे जीआई टैग मिला है, उसे शामिल किया गया है। सुंदरजा आम रीवा के गोविंदगढ़ में खूब फलता फूलता है। इसकी खोज तत्कालीन रीवा महाराज रघुराज सिंह ने 1885 में की थी। 1885 से 1970 तक करीब 85 साल तक ये आम गोविंदगढ़ के किले की 4 दीवारी में कैद रहा, लेकिन इसके बाद दुनिया इस आम के स्वाद से परिचित हो सकी। 2023 में इसे जीआई टैग से नवाजा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुंदरजा आम भारत का इकलौता ऐसा आम है जिसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया है। आज इस आम की पूरी दुनिया दीवानी है। तो वहाँ पर हमारे देश विदेश जो भी मैंगो शो हो रहे हैं, उसमें जैसे महाराष्ट्र का अल्फांसो हुआ, जर्दालू आम जो हुआ बिहार का, जो जीआई टैग प्राप्त है, और जो जहाँ की जैसे राजस्थान, उदयपुर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जहाँ की फेमस वैरायटी जो कि किसी विशेष गुण के लिए पाई जाती है, वो हमारे मैंगो शो में लगाई जाएगी। इस आम की खासियत ये है कि ये रस से भरा होता है।
जिसमें गुठली बहुत ही छोटी होती है। साइज में ये फल आम औसत फलों की तरह ही नजर आता है, लेकिन जो एक बार इस आम को खा लेता है वो इसका हमेशा के लिए मुरीद हो जाता है। रीवा में ये आम 200 रुपए किलो तक बिकता है, लेकिन बड़े शहरों तक पहुंचने पर इसकी कीमत 400 रुपए प्रति किलो हो जाती है। अब धीरे धीरे इस आम के बागीचे तैयार हो रहे हैं, जिससे इसकी पैदावार भी बढ़ने लगी है। रीवा से विस्तार न्यूज के लिए विवेक तिवारी की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बालाघाट में जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बालाघाट के हट्टा थाना क्षेत्र के कोठिया टोला के जंगलों में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 14 लाख का इनामी नक्सली उकास सोहन मारा गया है। मामले को लेकर एडीजी ANO जयदीप प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि बालाघाट पुलिस हॉक फोर्स ने एनकाउंटर किया, जिसमें 14 लाख का नक्सली सोहन उर्फ उकास, जो एरिया कमेटी मेंबर है, वो मारा गया। नक्सली की 11 साल से बालाघाट और आसपास के क्षेत्र में तलाश जारी थी। 14 लाख के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बालाघाट में बड़ी सफलता जवानों को हाथ लगी है। तो हट्टा थाना क्षेत्र के कोठिया टोला से मामला सामने आया है, जहां जंगलों में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई। बालाघाट पुलिस, हॉक फोर्स, इन सब ने एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है इन सब के लिए, जबकि आज बालाघाट के जंगलों में एक नक्सली इनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता बालाघाट पुलिस को मिली है। और चलिए इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम जी, एक बड़ी सफलता जवानों के लिए है। 14 लाख के इनामी नक्सली उकास सोहन को इस नक्सली मुठभेड़ में मार गिराया गया है। वाकई ये बहुत बड़ी सफलता है हॉक फोर्स के लिए, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, कि इतने साल का जो है बहुप्रतीक्षित नक्सली अब पकड़ लिया, उस पर शिकंजा कसा गया और उसको एनकाउंटर करना पड़ा। पुलिस ने कहा एनकाउंटर करना पड़ा, क्योंकि जवाब में वो भी कहीं ना कहीं गोलियां चला रहे थे और हमला कर रहे थे। बड़ी बात यह है रितु कि ये ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। उस नक्सली को तो मार गिराया गया, साथ में उसके साथियों पर अटैक कर रही है पुलिस, और अभी भी वहाँ ऑपरेशन जारी है और लगातार हमको अपडेशन पुलिस की ओर से मिलता रहेगा। और भी नक्सली ढेर किए जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी घेर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से श्याम जी, और ये भी बताएगा कि क्या जानकारी मिल पाई है, मौके पर करीब कितने जवानों की टीम है जो मौजूद है, करीब कितने नक्सली हैं जिन्हें घेरा गया है? देखिए, लगभग 10 से 12 नक्सली हैं जिनको घेरा गया है। ये लोग आमतौर पर, जैसा कि होता है वनवासी क्षेत्र में, ये लोग खरीदी करने आते हैं, मार्केट करने आते हैं, और क्योंकि ये आदिवासी उन्हीं के बीच में, जनजातियों के बीच में घुल मिल जाते हैं, तो इनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। मुखबिर से सूचना मिली थी पुलिस को कि ये आ रहे हैं खरीदी करने के लिए। पुलिस ने जो है इस पर, जो हार्डकोर नक्सली है, विस्फोटक मामलों का जानकार था ये, इस पर जो है अटैक किया। इन्होंने भागने की कोशिश की, भागने के दरमियान पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की, पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। जवाबी कार्रवाई में ये ढेर हो गया, बाकी भाग गए। तकरीबन 10 से 12 हैं। और जहाँ तक पुलिस फोर्स की बात की जाए तो हॉक फोर्स जो है उसने अपने अमले को लगाया हुआ है, लगभग 100 के करीब जो है पुलिस बल उसमें लगा हुआ है पूरी कार्रवाई में। जी बिल्कुल श्याम जी, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 14 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया और इसके साथ ही मुठभेड़ लगातार जारी है और संभावना है कि और भी नक्सलियों को ढेर किया जा सकता। नर्मदापुरम की बात करेंगे, जहां किसानों ने विरोध के स्वर अपना लिए हैं, क्योंकि बात है मूंग दाल की। नर्मदापुरम में तीसरी फसल के रूप में मूंग दाल की फसल उगाने के लिए प्रशासन किसानों को जागरूक कर रहा है। और अब जब किसानों ने फसल उगाई तो प्रशासन प्रति हेक्टेयर सिर्फ 8 कुंटल मूंग खरीदेगा, जबकि पहले यह आंकड़ा 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर था। इसके बाद से किसान नाराज हैं। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट से समझिए। नर्मदापुरम में किसानों ने विरोध के स्वर अपना लिए हैं और सरकार का विरोध किया जा रहा है। मामला ही कुछ ऐसा है। नर्मदापुरम जिले में तीसरी फसल के रूप में किसान मूंग का उत्पादन कर रहे हैं। इस साल मूंग की पैदावार भी नर्मदापुरम में अच्छी हुई है। तीसरी फसल को बढ़ावा देकर मूंग फसल पैदावार किए जाने को लेकर प्रशासन ने पहले जिले के किसानों को जागरूक किया, जिसके बाद यहां के किसान गर्मियों में तीसरी फसल के रूप में मूंग का उत्पादन करने लगे। राज्य सरकार मूंग खरीदी समर्थन मूल्य पर करती रही है, लेकिन इस साल शासन स्तर ने समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए नई मूंग उपार्जन नीति बनाई है।
जिसमें 1 हेक्टेयर में केवल 8 क्विंटल मूंग खरीदी की जाएगी, जबकि पहले आंकड़ा प्रति हेक्टेयर 16 क्विंटल था। अब किसानों के सामने बड़ा सवाल ये है कि वो बाकी बची हुई मूंग का क्या करेंगे। भारतीय किसान संघ के जिला सह मंत्री रजत दुबे ने भी किसानों की बात का समर्थन किया और नाराजगी जाहिर की। पहले पूर्व की भांति जो है 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की खरीदी होती थी, लेकिन इस वर्ष उसको आधी कर दी गई है। हमारी सिर्फ शासन से यही मांग है कि किसान आपके पद चिन्हों पर चल रहा है। आपने ग्रीष्मकालीन मूंग का प्रचलन इस क्षेत्र में नहीं था, लेकिन आपके प्रयासों से जो है ग्रीष्मकालीन मूंग किसानों की बम्पर पैदावार हो रही है। लेकिन अब फिर से जो है आपने किसानों के प्रति बेरुखी दिखाई और अब वो मूंग उत्पादन कर रहा है और डबल उत्पादन कर रहा है। तो अब उत्पादित मूंग को लेकर कहाँ जाएगा? ऐसी इस प्रकार की अगर शासन की नीति रहेगी तो किसान परेशान होगा। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल ने भी रजत दुबे की तरह किसानों के हक की बात कही और बाकी बची हुई फसल को लेकर सख्त सवाल पूछे। हम लोगों का क्रमिक धरना रहेगा। आज से धरना प्रारंभ हुआ है, जिसका स्वरूप शासन के जिस प्रकार रुखी पूर्ण रवैया रहेगा, उस हिसाब से हमारे किसान लोगों का आंदोलन बढ़ता जाएगा। यदि शासन द्वारा हमारे ऊपर कोई भी सकारात्मक विचार प्रकट नहीं किए गए तो आंदोलन उग्र भी होगा भविष्य में। तीसरी फसल को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने मूंग की फसल को बढ़ावा दिया और जब किसानों ने इस फसल को उगाया तो अब इस फसल को खरीदने के लिए मारामारी शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या का क्या समाधान निकालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इधर राजधानी भोपाल के बस यात्रियों की एक बार फिर से परेशानी बढ़ गई है। शहर के अंदर 10 रूटों पर चलने वाली 149 लो फ्लोर बसों के पहिए अचानक फिर थम गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने से यात्री परेशान हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी रोजमर्रा काम के लिए बस से सफर करने वालों को एक बार फिर परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि राजधानी भोपाल के 10 रूट पर दौड़ने वाली कुल 149 सिटी बसों पर गुरुवार को फिर से ब्रेक लग गया है। टिकट एजेंसी चलो ऐप ने प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि घटाने की मांग की है। इसके चलते बस ऑपरेटर मां एसोसिएट ने भी बसें डिपो से नहीं निकाली। यही वजह है कि यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बैरागढ़, चिचली, करोंद, अयोध्या नगर, भौरी, मंडीदीप, कोकता, लालघाटी, चिरायू हॉस्पिटल, मिसरोद एयरपोर्ट, गांधीनगर समेत कई जगहों पर यात्री बसों का इंतजार करते हुए देखे गए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। इससे पहले जून में करीब 7 दिन तक बसें नहीं चली थी। कंडक्टर ड्राइवरों ने पीएफ की राशि जमा नहीं किए जाने के मामले में हड़ताल की थी। ये मामला जैसे तैसे सुलझा और कुछ दिन बसें चली ही थी कि गुरुवार को फिर से इनके पहिए थम गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से वे रूट हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गांधीनगर से अयोध्या नगर जाने वाली कुल 17 बसें ठप हुई हैं। तो वहीं ईदगाह हिल से एम्स तक जाने वाली 10 बसें, पुतली घर से सीआरपीएफ कैंप बंगरसिया जाने वाली 16 बसें हड़ताल पर हैं। करौंद से बैरागढ़, चिचली जाने वाली 10 बसें, तो वहीं भौरी से मंडीदीप जाने वाली 2 बसों पर ब्रेक लगा हुआ है। कोकता से लालघाटी जाने वाली 26 बसें, कोच फैक्ट्री से बैरागढ़, चिचली जाने वाली 31, तो वहीं आकृति इको सिटी से चिरायू हॉस्पिटल जाने वाली कुल 33 बसों का परिचालन बंद है। नारियल खेड़ा से एलन सिटी कॉलेज तक के लिए 2 बसें और मिसरोद से एयरपोर्ट जाने वाली 2 बसों का परिचालन बंद किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में ड्राइवर्स की माने तो इस हड़ताल के लिए अधिकारियों की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों ने भी अपनी मांग सामने रखी है। बताइए किस वजह से ये बसें नहीं चल रही हैं? मैडम हमें ज़्यादा जानकारी मालूम नहीं है। हमारे तो सिर्फ कंपनी ने बोला है गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी तो नहीं निकलेंगी। हमारे जो अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने बोला कि गाड़ियाँ अब नहीं निकलेंगी। ये नहीं पता हमें वजह क्या है, क्यों नहीं। डिपो से 149 बसों का संचालन किया जाता है। इसमें जो हमारी बसों के संचालन में टिकट कलेक्शन एजेंसी है चलो, वो टिकट कलेक्शन का कार्य करती है और अभी कंडक्टरों को उनके द्वारा ड्यूटी नहीं दी जा रही है। इस पे चर्चा चल रही है, वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की जा रही है। जल्दी सॉल्व किया जाएगा और बसों का संचालन किया जाएगा। बसों की हड़ताल पर चले जाने से बस से सफर करने वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ऐसे में यह हड़ताल कब तक चलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बस को खड़े होने की वजह से लगातार जो यात्री
इन बस के माध्यम से हर दिन सफ़र करते थे, अपने गंतव्य स्थान तक जाते थे, अपने कार्यालय तक जाते थे। उनकी लगातार मुश्किलें बढ़ी हैं। वो यात्री ऐसे परेशान हो रहे हैं कि घंटों बस स्टैंड में खड़े होते हैं और बस का इंतजार करते हैं, लेकिन बस नहीं आती। फिर मजबूरन उन्हें दूसरे गाड़ियों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे ओला हो, कैब हो, अलग अलग गाड़ियों के माध्यम से या प्राइवेट व्हीकल से या खुद की गाड़ियों के माध्यम से ऑफिस या कार्यालय तक जाना पड़ता है। जिस तरह से इनका विवाद चल रहा है, यात्रियों का कहना है कि जल्द से जल्द ये अपना विवाद सुलझाए ताकि उनके आने जाने की सुविधा समय पर उपलब्ध हो पाए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। और इधर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सायता गांव में एक मिडिल स्कूल ऐसा भी है जहां पर बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाता है। ये प्रदेश का इकलौता स्कूल होगा जहां पर स्कूली बच्चों को जैविक सब्जियां खिलाई जाती हैं और खास बात यह है कि ये सब्जियां खुद स्कूल परिसर में ही उगाई जाती हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। सायता गांव के स्कूल ने पेश की मिसाल। पीएम से प्रेरणा ले उगाई जैविक सब्जियां। छात्रों को परोसी जाती है जैविक सब्जियां। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सायता गांव में एक मिडिल स्कूल ऐसा भी है जहां पर बच्चों की शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाता है। ये प्रदेश का इकलौता स्कूल होगा जहां पर स्कूली बच्चों को जैविक सब्जियां खिलाई जाती है। खास बात ये है कि ये सब्जियां बच्चे खुद स्कूल परिसर में ही उगाते हैं। स्कूल परिसर 11,000 स्क्वायर फीट में फैला है। यहाँ 80 विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। यहाँ 1 साल से परिसर में ही सब्जियां उगाई जा रही हैं। इसमें बैंगन, गिलकी, लौकी, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी व ब्रोकली शामिल हैं। इसके अलावा केला, पपीता व अन्य पौधे भी लगाए गए हैं। यहाँ काम करने वाली महिलाएं सबसे पहले परिसर में लगी सब्जियां तोड़ती हैं। इन सब्जियों को धोकर बनाया जाता है। सब्जियां खाने से विद्यार्थी भी खुश हैं। यहाँ के प्रधान पाठक संजय शर्मा का कहना है कि ये पूरी तरह से जैविक सब्जियां हैं क्योंकि किसी तरह का कीटनाशक का छिड़काव नहीं किया जाता है। यहाँ के शिक्षकों का कहना है कि नर्मदा तट पर होने से यहाँ पर हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसी के चलते हम चाहते हैं कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ जैविक खेती को लेकर एक सोच बने जिससे देश में खेती के क्षेत्र में जैविक उत्पादन बढ़ सके। आजकल क्या है कि जो रासायनिक दवाइयाँ हैं और जो रासायनिक खाद है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जहर होता है और ये जहर जो बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम स्कूल में ही जैविक सब्जियों का उत्पादन करें और वो जैविक सब्जियां बच्चे खाएं। उसको खाने से उनके पेट में जहर नहीं जाएगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे और जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उनका मानसिक विकास भी होगा और वो उनका पढ़ाई में अच्छा ध्यान भी लगेगा। दूसरा हमारा ये उद्देश्य भी है कि जो आजकल खेती में बहुत ज़्यादा लागत हो गई है, उस लागत को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ये शिक्षा भी इस माध्यम से हम बच्चों को दे रहे हैं कि कम लागत में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। एक तरफ जहां बच्चों को जैविक सब्जियां खिलाकर बाजार में सब्जियों के नाम पर मिलने वाले जहर से बचाया जाता है, तो वहीं इसी के जरिए बच्चों को जैविक खेती करना भी सिखाया जा रहा है। साथ ही अगर इसी तरह प्रदेश भर में बच्चों को जैविक सब्जियां परोसने के आइडिया पर काम किया जाए तो सरकार मध्याह्न भोजन में होने वाले खर्चे को बचाकर बच्चों को और पोषक भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। खरगोन से विस्तार न्यूज के लिए भारत पटेल की रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। भोपाल में आतंकी फैजान से बड़ा खुलासा हुआ है। बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था आतंकी फैजान। कश्मीर और आतंक से जुड़े स्लोगन पढ़ाता था फैजान। मोबाइल में अधिकारियों के फैमिली फोटो मिले। आतंकी रकीब से मिलने गया था वेस्ट बंगाल जेल। यूट्यूब से बम बनाने की तरकीब भी फैजान देखता था। तो बता दें आतंकी फैजान जो कि पुलिस की गिरफ्त में है और फैजान से लगातार पूछताछ की जा रही है। बड़ा खुलासा आतंकी फैजान ने किया है। बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था आतंकी फैजान। कश्मीर और आतंक से जुड़े स्लोगन पढ़ाता था। ये रकीब से मिलने पश्चिम बंगाल गया था और दूसरा ये रकीब जब अरेस्ट हुआ तो उस समय ये एक्टिव हुआ था, लेकिन ऐसा एक्टिव नहीं हुआ था कि इसके कोई परिलक्षित एक्शन दिखे। तो इसको ऐसा नहीं है कि इसको अरेस्ट किया गया या डिटेन किया गया या पूछताछ किया गया। तो एक तरफ सरकार सब पढ़े सब बढ़े के नारे के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए कई तरह के अभियान चला रही है। लोगों को जागरूकता के संदेश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां स्कूल की हालत जर्जर अवस्था में है और बच्चे मौत के साए में बैठकर पढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
एक तरफ सरकार सब पढ़े सब बढ़े के सूत्र वाक्य के साथ सबको शिक्षा के समान अवसर दिलाने की कोशिश में लगी है, दूसरी तरफ रीवा जिले के नई गढ़ी क्षेत्र की प्राथमिक शाला मिसरा में बच्चे मौत के साए में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। एक तरफ बच्चे मौत के साए में पढ़ने को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। हालत ये है कि बरसात के दिनों में जर्जर भवनों, दरकती दीवारों, टपकते और टूटते छत के नीचे बच्चे क ख ग सीख रहे हैं। और ये हालात आज के या सिर्फ इस बरसात के नहीं हैं, बल्कि बीते 2 सालों से 40 से 50 बच्चे रोजाना खतरों के बीच अपने भविष्य का यूं ही निर्माण कर रहे हैं। जब विस्तार न्यूज ने स्कूल के शिक्षक से बात की तो उन्होंने उच्च अधिकारियों से लेकर विधायक तक के पास अर्जी लगाने की बात कही। बीओ को दिए, बीआरसी को दिए, प्राचार्य को दिए, यहाँ तक कि विधायक जी को कोई सुधार नहीं, न कोई सुनता है, न कोई कुछ कार्रवाई कर रहा है। डर तो बहुत लगता है सर, पर यहाँ कोई मुझे लिखित में प्रमाण नहीं दिया कि कहीं विद्यालय अन्य स्थान में संचालित करें। पिछले वर्ष 50 बच्चे रहे हैं, इस वर्ष हो गया 36 बच्चे बचे। कुछ डर बस टीसी ले रहे हैं कि अब हम पढ़ाएंगे नहीं, विद्यालय बहुत जर्जर है, किसी समय गिर सकती है। इस मामले को लेकर कुछ समय पहले स्थानीय विधायक नरेंद्र प्रजापति ने भी निर्देश दिए थे कि इस भवन को जल्द से जल्द खाली कराकर बच्चों को कहीं दूर जगह बैठाया जाए, लेकिन प्रशासन के कान में अब तक जू भी नहीं रेंगी और हालात जस से तस हैं। यहाँ नोट कर लीजिए, मिसिरा पवाई का ये बहुत ही जर्जर स्थिति। मैं खुद अंदर हूँ तो मुझे खुद डर लग रहा है कि कहीं छत न गिर जाए। और दिक्कत की बात ये है कि ये शिक्षक जो है वहीं पर पढ़ाते हैं और ये कह रहे हैं कि हम जाएं कहाँ। जनपद पंचायत के सीईओ ने विद्यालय भवन का निरीक्षण किया था और जल्द से जल्द व्यवस्था में सुधार कराए जाने की बात कही थी, लेकिन 6 महीने का समय बीत गया और अभी भी हालात आपके सामने हैं। वहीं जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम सुशील वर्मा से बात की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। ये बीआरसी का काम हमारा। अच्छा, हमने जाके मौके पर व्यवस्था बना दी थी कि ये भवन जर्जर है, वहाँ बच्चों के यहाँ बैठा है। तो अगर मैं उस साइड में एक भवन है पंचायत भवन का, उसमें मैं हम स्वयं जाके बैठा है। वहीं बीआरसी ने भी भवन का निरीक्षण करने का आश्वासन दिया है और जल्द ही विद्यालय को पंचायत भवन में संचालित करने की बात कही है। पत्राचार यहाँ से लेके जिले तक किया हुआ है और फिर से मैं आया हूँ, मुझे फिर से जानकारी हुई कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसके लिए अब सीओ मैडम से मिलके तात्कालिक व्यवस्था के लिए पंचायत भवन में हाल एक खाली है, उसके लिए कोशिश करते हैं कि शीघ्र उसके लिए ऑर्डर हो जाए और उसमें बच्चे जब तक इसका रिपेयरिंग काम नहीं हो जाता तब तक बच्चे उसमें बैठ के शिक्षा ग्रहण करें। इन सारे घटनाक्रमों को जान लेने के बाद लगता तो यही है कि आने वाले कल के भारत भाग्य विधाता बनने वाले मासूम छात्रों के भाग्य में यही स्कूल, यही व्यवस्था और यही जर्जर भवन है। शायद भवन गिर जाने या किसी दुर्घटना के बाद ही हालात सुधरेंगे और तब सरकार प्रशासन का इस ओर ध्यान जाएगा। तो तस्वीरें हमने दिखाई आपको। सालों पुराने भवन ये जर्जर हो चुके हैं और प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल ही नहीं, हायर सेकेंडरी स्कूलों के भी यही हालात हैं। जर्जर भवनों के नीचे मौत के साए में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है और प्रशासन मानसून की आवक के साथ सक्रिय हो जाता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत हमने दिखाई आपको, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत जो है वो समय के साथ बदलाव नहीं होता। लेकिन फ़िलहाल ये नई गढ़ी की तस्वीरें चिंताजनक है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। और इधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि जनता बहुत खुश है। साथ ही कमलेश शाह के लिए रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा भी किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अमरवाड़ा का चुनाव आखिरी दौर में 5 बजे बंद हो जाएगा और आखिरी सभा लेने मैं भोपाल से आया हूँ और जिस प्रकार का संकेत मिल रहा है, जनता बहुत प्रसन्न है। माननीय मोदी जी, माननीय भाजपा के साथ में मैं अपने बंटी भाई के साथ यहाँ आया हूँ। मुझे इस बात का भरोसा है कि राजा हमारे कमलेश शाह जी अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जांजगीर चांपा के अकलतरा नगर पालिका में बारिश शुरू होने के बाद दावों की पोल खुल गई है। शहर की नालियां जाम हो गई हैं, जिससे शहरवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इस मामले में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी कोई सरोकार नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए।
अकलतरा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 5 और 6 में जहां बारिश शुरू होते ही वार्ड की नालियां बजबजाने लगी हैं, जिससे बारिश के पहले की गई तैयारियों की पोल भी खुल गई है। लोग इस कदर परेशान हैं कि वे खुद नालियों को साफ करने को मजबूर हैं। तो वहीं इस मसले से वार्ड पार्षद समेत अधिकारियों को कोई सरोकार ही नहीं है। इन सब से परेशान होकर वार्डवासी अब नगरीय निकाय चुनाव के बहिष्कार करने की योजना बना रही हैं। जवाहर नगर अकलतरा जो वार्ड नंबर 5 और 6 यहाँ पर सम्मिलित होता है आकर के, यहाँ पर अत्यंत हम लोग का रोष का विषय है कि बरसात में अगर 10-15 मिनट भी पानी गिर जाता है तो यहाँ पर पूरा पानी आकर के भर जाता है, जो हम लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा समस्या है। और हम लोग के आस्था का केंद्र भी है, यहाँ पर मंदिर है, यहीं पर आकर के पानी इस तरीके से भर जाना हम लोग के लिए अत्यंत दुखदायी है। और इसके लिए नगर पालिका प्रशासन कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रही है, अभी भी उचित व्यवस्था। तो हम चाहते हैं इसका जल्द से जल्द निराकरण करें, नहीं तो आने वाले हम चुनाव का, नगर पालिका चुनाव का हम सभी लोग यहाँ पर बहिष्कार करें। जल भराव की समस्या से निजात दिलाने नगर पालिका ने कई दावे किए थे, लेकिन महज 30 मिनट की बारिश ने ही इन दावों की पोल खोल दी। अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए और स्थिति ये है कि सड़कों पर लबालब पानी भरा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अभी ये हालात हैं तो आगे जब बारिश तेज होगी तो लोगों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर बात करें श्योपुर की, तो श्योपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। 1 जुलाई को विस्तार न्यूज ने जिला अस्पताल में शराब पार्टी की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीर ने इस मामले के लिए जांच समिति भी बना दी। डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित हुई 2 सदस्यीय समिति बनाई गई, जो कलेक्टर को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। त्योहारों पर बाजारों में मिलावटखोरी का खेल बढ़ जाता है और ऐसे में नकली सामान की भरमार भी होती है। इस मिलावटखोरी में आटा, चावल, दाल और पनीर के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स भी अछूते नहीं रहे। ये मिलावटी सामान सेहत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से देखिए। आजकल बाजार में असली और नकली की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर वो पनीर हो तो सफेद दिखने वाली चीज में असली और नकली की परख करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। कुछ ऐसा ही मुरैना जिले में देखने को मिला। मुरैना जिले के कैलारस की दुकानों पर सिंथेटिक पनीर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जिस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। नतीजतन पनीर खाने से आधा दर्जन लोग बीमार हो गए। अशोक गली में रहने वाले महेश शर्मा ने पास की दुकान से पनीर लिया, जिससे खाते ही घर के लोगों को चक्कर और उल्टी की शिकायत होने लगी। इसके बाद तत्काल रूप से सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे परिवार वाले पनीर खाने से सब बीमार हो गए। अच्छा, इसलिए आप जो पनीर बेचने वाले थे माने कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं डॉक्टर्स की माने तो पीड़ित अपने परिवार को लेकर आधी रात अस्पताल पहुंचे थे। सभी को फूड पॉइजनिंग हुई थी, लेकिन अभी सब खतरे से बाहर हैं। नकली को असली बनाने का खेल जोरों पर है। ऐसे में मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब तक खाद्य विभाग की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिसके बाद प्रशासन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। विस्तार न्यूज के लिए मुरैना से मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। उधर सिंगरौली में एक शराबी टीचर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नशे में धुत टीचर वीडियो में कहते सुनाई दे रहा है कि वो कभी कभी शराब पीता है, साथ ही शराब के नशे में ही स्कूल परिसर में रहता है। साथ ही उसने ये भी कहा कि नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचता है और कभी क्लास भी नहीं लेता। पूरा वीडियो स्थानीय लोगों ने रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। ये पूरा मामला शासकीय प्राथमिक पाठशाला बिंदुल का बताया जा रहा है। आपको नौकरी करने के लिए बुलाने गए थे? हाँ, मेरे घर गए। क्या बोल रहे थे? चलिए नौकरी करिए। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा अब सामने है, क्या है? हकीकत हमेशा हकीकत रहे ना। कभी ऐसा पूछ लेना। बताइए, आपको नौकरी देने के लिए वहाँ लेने चले गए ना? हाँ, नहीं, अहिरबार जो है ना, प्रिंसिपल है ना, बिंदु है ना, ये मेरे घर मुझे बुलाने गए थे। कहा गए थे कि चलिए आप नौकरी। और इधर झमाझम बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और लगातार बारिश होने से मौसम का तापमान भी कम होने लगा है। लोग एक तरफ बारिश ना होने से परेशान थे, तो दूसरी तरफ अब बारिश ही लोगों की परेशानी का कारण बनती जा रही है। कभी सड़कों में गड्ढे होने की समस्या है, तो कहीं जलभराव से लोग त्रस्त हो चुके हैं। कहीं बिजली से परेशान है, तो कहीं नालियों की दिक्कत है, तो कहीं बारिश के कारण ट्रेनें भी प्रभावित हैं। लगातार बारिश होने से लोग परेशान हो चुके हैं। तो चलिए देश भर में क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको दिखाते हैं।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 76 सड़कों पर आवागमन बाधित है। 69 वाटर सप्लाई स्कीम और 34 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्कीम भी प्रभावित हुई हैं। राज्य में 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच 72.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई और ये इस अवधि की सामान्य बारिश से 66% ज्यादा है। इधर उत्तराखंड में 4 दिन से जारी बारिश के चलते गंगा समेत कई नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी का स्तर 339.15 मीटर है, जो खतरे के निशान के बेहद करीब है। हरिद्वार प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। तो मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से अब तक उत्तराखंड में 276.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य कोटा 259 मिलीमीटर है। पूरे मानसून में उत्तराखंड में 1162.2 मिलीमीटर औसत बारिश को सामान्य मानसून माना जाता है। तो वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश में 600 श्रद्धालु बारिश के चलते फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 166 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जलपाईगुड़ी में शनिवार सुबह 8:30 बजे से रविवार सुबह 8:30 बजे के बीच 166 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जबकि बागडोगरा में 103 मिलीमीटर बारिश हुई। इधर असम में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी है। रविवार को बाढ़ में 8 और लोगों की जान चली गई और इससे इस साल की बाढ़, लैंडस्लाइड और तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में 128 जानवर जान गंवा चुके हैं और 28 जिलों के 3,446 गांवों में 22.74 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। इधर गोवा की बात करें तो गोवा के सत्तारी तालुका में पाली झरने पर बारिश के कारण 80 लोग फंस गए, जिनका रविवार को रेस्क्यू किया गया। राज्य में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी के चलते राज्य शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों में सोमवार की छुट्टी का ऐलान कर दिया। बात मुंबई की करें तो मुंबई में भारी बारिश के कारण कई परेशानियां देखने को मिल रही हैं। सड़कों पर जलभराव है तो लंबा ट्रैफिक भी लग रहा है और बारिश का असर लोकल ट्रेन सेवाओं और उड़ान संचालन पर भी पड़ रहा है। स्थानीय मौसम विभाग ने बताया है कि मुंबई के डिंडोशी में सोमवार तड़के भारी बारिश हुई। कई इलाकों में जलभराव हो गया। साथ ही आने वाले 3 से 4 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने संकेत दिया कि 8 जुलाई से 10 जुलाई 2024 तक मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। आज 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और वहीं 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उधर बात छत्तीसगढ़ के मौसम की करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले 4 दिनों से अच्छी बारिश नहीं हुई है। ऐसे में फिर से पारा चढ़ने लगा है और चौथे दिन हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई। फिर भी उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। क्या है छत्तीसगढ़ के बस्तर का मौसम और किस तरह की परेशानियां लोगों को हो रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मौसम बारिश का है, हल्की सिहरन भी है। कोई मौसम का आनंद ले रहा है तो कोई परेशान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक राज्य में करीब 212.6 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की जा चुकी है। इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम का पारा चढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले कई दिनों से अच्छी बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से पारा चढ़ने लगा है। हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, फिर भी उमस भरी गर्मी से आम लोग और किसान परेशान हैं। शहरों का बढ़ा तापमान। दंतेवाड़ा में 33 डिग्री, रायपुर में 32.6 डिग्री, बिलासपुर में 31.4 डिग्री, दुर्ग में 32.2 डिग्री, राजनांदगांव में 35.5 डिग्री, नारायणपुर में 31.5 डिग्री। कम बारिश होने की वजह से गरियाबंद में खेती किसानी का काम भी पिछड़ता जा रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल गरियाबंद जिले में जुलाई में 27% कम बारिश हुई है। इनमें गरियाबंद, छुरा और अमलीपदर तहसील ज्यादा प्रभावित हैं।
जिसके चलते यहाँ खेती किसानी का काम पिछड़ता जा रहा है। 1 जून से 4 जुलाई तक का मौसम। बीजापुर में सबसे ज्यादा 300.8 मिलीमीटर औसत बारिश। सरगुजा में सबसे कम 149.4 मिलीमीटर औसत बारिश। बस्तर में हल्की बूंदाबांदी, फिर भी चढ़ रहा पारा। भैंसाझार डैम के खुले गेट, बिलासपुर में अलर्ट जारी। प्रदेश के बांधों में 33.89% भरा पानी। कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश से परेशानी हो रही है और यही छत्तीसगढ़ के लोगों की परेशानी का कारण भी बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि अगले 3 दिनों के अंदर दक्षिण छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से पहुंच सकता है, जिसके बाद किसान से लेकर गर्मी से परेशान आम आदमी तक की जान में जान आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।